ठीक है। क्या, और अब मैंने आपको ये सब बता दिया कि नाइट में पेन क्या हो, क्यों होगा, अर्ली मॉर्निंग में सिम्टम्स बता दिए। सबसे बड़ी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट में पेन क्यों होगा, रीजन क्या है, पता चल गया। ठीक है। और नाइट में ही क्यों होना चाहिए। अब फिर आप ऐसा है कि अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर उसको इवनिंग में तो कम होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो दिन भर का जब काम करता है ना कंटिन्यूस, अगर वो मूवमेंट रखता है तो इवनिंग में उसको कम होता है। मॉर्निंग में जितना ही वो रेस्ट करेगा ना, तो इन लोगों पर सर हमारा क्या रहेगा फिर फोकस। हम सर इनको कंटिन्यूअसली हम वो एक्सरसाइजेस बताते रहेंगे, उनकी वो एर्गोनॉमिक्स करेंगे, वो एक्सरसाइज बताएंगे जिससे उस पर्टिकुलर जगह पर मूवमेंट होता रहे और पेशेंट को कम से कम पेन हो। ठीक है ना। तो हमारा ये सारा काम रहेगा। पेन इन, अब वो ही अब से आ रही बातें हैं, आपको दिमाग लगा सकते हो जिस तरीके से जहां जहां वो ट्रांसफर होगा वहां पेन होगा। अगर नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा तो हिप जॉइंट पर, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर, ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैन्यूबरम स्टर्नम पर, है ना, कोस्टोस्टर्नल जॉइंट्स। ये पूरा एक्सियल जॉइंट में जितने भी नी जॉइंट, ये सब आप लिख सकते हैं। लेटर स्टेज में मैंने आपको बोल दिया काइफोटिक डिफॉर्मिटी बनी रही थी स्पाइन की। और वही अगर फिर अगर और वो और हिप, इन पे ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। क्योंकि मैंने आपको फिर वही बोला सर, आप बोलोगे देखो सेक्रोइलियक तो है लेकिन वहां पकड़ नहीं पाते। तो पकड़ में जब आपको इतनी खतरनाक चीज जब आती है, जब काइफोटिक डिफॉर्मिटी और हिप बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट नजर आ जाते हैं। हाँ, पेशेंट विद एंकोलाइटिस स्पॉन्टाइटिस में आल्सो भी प्रेजेंट विद क्रॉनिक इन्फ्ला। अब ये मैंने कहा ना, अभी तो आगे तो कुछ नहीं, अभी आगे आगे चलते चलो सब इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है धीरे धीरे करके। ऑर्गन्स भी क्यों, क्योंकि जो सैक्रोइलियक जॉइंट के पास ही पीछे की तरफ क्या रखे हुए हैं, ब्लैडर रखा हुआ है। तो हमारा क्या होगा, बॉवल ब्लैडर डिस्फंक्शन भी खतरनाक होने लग जाता है। तो ऑर्गन्स भी इन्वॉल्वमेंट में आ गए। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ये आंख, अभी आप इमेजिन नहीं करोगे आंखें तक इन्वॉल्वमेंट में जाती है, लेटर स्टेज में आईज इन्वॉल्वमेंट में, हार्ट, किडनी, सब लंग्स तक इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं पेशेंट का। इतनी खराब हालत हो जाती है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, इसका हमें नहीं। और सबसे बड़ी चीज की जिस चीज का रीजन नहीं पता तो हम तो क्या ही करें फिर। ठीक है। ये हमारा कौन सा है, यहां से स्टार्ट हुआ, सैक्रोइलियक जॉइंट से स्टार्ट होता है। ये रहा, क्या होता है सैक्रोइलियक जॉइंट, ये हमारा सैक्रम है कि नहीं। तो सैक्रो में सैक्रम, ये हमारा इलियम है। इलियम क्या होता है हमारा, हिप जॉइंट, जो ये हमारी हिप बोन है ना, हिप बोन का इलियम पार्ट इसके इलियक से जुड़ा होता है, ये होता है इलियक। इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए इस जॉइंट को नाम क्या बोलते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट ये। और इसमें इन्फ्लामेशन यानी सेक्रोलाइटिस अगर दो वर्ड में आ गया सेक्रोलाइटिस, तो वो सेक्रोलाइटिस और भी 10,000 रीजन से हो सकता है ना भैया, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये एक उसका बहुत बड़ा रीजन है, मगर ये वो अगर पूरी बॉडी में ट्रेवल करता गया तो फिर वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। ठीक है। तो इन्फ्लामेशन कहां से स्टार्ट होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट में, इस जगह से। फिर ये अगर ये ऊपर लंबर में ट्रेवल कर गया, नीचे आ गया तो देखो, नीचे आ गया तो इधर हिप जॉइंट को इन्वॉल्वमेंट में ले लेगा, नी को, प्यूबिक सिम्फाइसिस को ले लेगा, है ना। ऊपर गया तो लंबर को इन्वॉल्वमेंट में, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, सब ऐसे ऐसे करके इन्वॉल्व। इसके पीछे बॉबल ब्लैडर, बॉबल डिस्फंक्शन हो जाएंगे। और भी जिधर ऊपर जाएगा उसके आसपास जो ऑर्गन है धीरे धीरे वो भी इन्वॉल्वमेंट में आपके आने लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आने वाला है कि आप पेशेंट को कैसे एग्जामिन करोगे। ठीक है। देखो डायग्राम एग्जामिन कैसे करोगे, कैसे पता है, तो सबसे पहले हमें क्या देखेगा, हमने बोला कि पेशेंट कैसे आपके पास चल के आएगा। मैंने आपको बता दिया कि बैम्बू स्पाइन हो रहा था, इसलिए वो एकदम स्ट्रेट चलेगा, एकदम एकदम स्टिफ बैक करके। क्यों, क्योंकि ना वो आगे कैसा होगा स्टार्टिंग में, पीछे बिल्कुल क्या जैसा अपन थोड़ा सा ना एकदम सीधा क्यों चलेगा, स्टेप बैक लेके, क्योंकि सर वो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट में ऑसिफिकेशन हो रहा था, उसने टाइट कर लिया जिसकी वजह से बैम्बू स्पाइन होने लग गई और पेशेंट काइफोसिस में जाने लग जाएगा। तो आगे की तरफ आपको हल्का सा काइफोसिस नजर आएगा स्टार्टिंग फेज में, और एकदम स्टेप बैक, एकदम क्यों, क्योंकि ड्यू टू बैम्बू स्पाइन। तो स्टेप बैक एकदम सीधा ऐसा लगेगा जैसे एकदम आर्मी वाले होते हैं, एकदम टाइट करके शरीर एकदम बैक स्टिफ करके। क्यों, क्योंकि वो कोशिश करेगा यहां मूवमेंट नहीं हो, क्योंकि जितना लंबर में सैक्रोइलियक में मूवमेंट होगा उसको और पेन होगा, तो वो तो मूवमेंट नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो अपनी पूरी बैक को स्टिफ टाइट करके चलेगा। और प्लस ड्यू टू एएलएल ऑसिफिकेशन आपको डिफ्यूज काइफोसिस नजर आएगी। तो ये वाले ये क्या होते हैं, ये सिंपल साइंस होते हैं जो आपको पकड़ने होते हैं। अब आप पता कैसे करेंगे सर, सबसे पहला साइन होता है स्टिफ स्पाइन, मैं बात कर चुका हूं। क्यों सर, अभी बताए, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। क्यों लंबर लॉर्डोसिस होता है, क्योंकि ऑसिफिकेशन हो रहा था एएलएल में, और जिसकी वजह से काइफोसिस भी पेशेंट में देखने को मिल रहा था। तो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, लंबर स्पाइन फ्लैक्शन, अच्छा फ्लैक्शन एक्सटेंशन, सब कुछ आपको बहुत लिमिटेड दिखने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा।
तो फिर वहां पर आपकी समझदारी होगी कि पहले पेन को कम करना है, फिर मूवमेंट्स को कराना है ना। क्योंकि आप ये बिल्कुल आप दिमाग में मत बैठा के चलिए, ये 99 ही 100 आउट ऑफ 100% बता रहा हूँ कि इतने एक्यूरेट स्टेज में कोई नहीं आता कितना पेन हो रहा है और सीधे पहले दिन ही आप मूवमेंट करा दोगे। कोई नहीं आता, ये इंडिया है, कोई भी नहीं आता। तो आपके पास जब ही आता है जब वो रुपए जब ही खर्च करता है जब उसको लगता है कि अब मुझे सच में रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और तब आपका रोल बनता है कि पहले पेन को कम करो, पेन रिड्यूस्ड करो। और पेन रिड्यूस कोई सालों में नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, ठीक है ना, तुरंत। और फिर तुरंत आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टेप स्पाइन दिखेगी। अब टेस्ट क्या लगाएंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक चीज आप याद रखना सर, कि आप एक अगर प्रॉपर आप किसी भी फील्ड में बन रही है, किसी भी फील्ड में, अगर आपको ऑर्थो में टेस्ट लगाने नहीं आते तो आप जीरो हैं। टेस्ट मतलब क्या, ये स्पेशल टेस्ट होते हैं, हर डिसीजेस के अपने अपने टेस्ट होते हैं। हम पर्टिकुलर पढ़ते जाएंगे, वहां पर हम इस टेस्ट बताते जाएंगे। मैं आपको सिर्फ चार पांच टेस्ट बताऊंगा, मगर एक डिसीज में 10 से 12 टेस्ट होते हैं। आपको हर बार यही होमवर्क रहेगा कि इसके और टेस्ट पता करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको जो बेसिक फंडा रहेगा टेस्ट का वो मैं आपको समझा दिया करूंगा। इसकी एक अलग से नोटबुक बनाओ जिसमें डिसीज का नाम डालोगे कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। टेस्ट कैसे करने हैं, पहला टेस्ट कैसे करेंगे, क्या क्या सिम्टम। पहला में टेंडरनेस नजर आएगा, जो स्पेशल टेस्ट है उनको बताऊंगा, ये तो जनरल है। टेंडरनेस क्यों, टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि आप जैसे टच करोगे तो स्वेलिंग पेन नजर आएगा। कहां नजर आएगा, पीएसआईएस को ग्लूटियल रीजन में। पीएसआईएस क्या होता है, ये सैक्रोइलियक स्पाइन पीछे की तरफ, यहां पर टच करेंगे, ये आपका पीएसआईएस दिख रहा है। पीएसआई देखते हैं पोस्टीरियर सैक्रोइलियक स्पाइन, यहाँ पर, क्योंकि वहीं पर जो आप देखते हैं ना एकदम टच, इसमें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पीछे से जो इधर की तरफ होता है, इधर जो निकले हुए होते हैं, ये क्या होता है जब आप इनको टच करेंगे और हल्का सा प्रेस भी करेंगे इस रीजन पे, तो उसको क्या, इधर इधर ये पीएसआईएस इधर और इधर। आप जैसे ही इसको टच करेंगे तो उसको अच्छा खासा पेन फील होगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ टच करके फील करें तो पेशेंट क्या होगा, एकदम ही बोलेगा जो दर्द हो रहा है सर हाथ हटाइए, पेन फील हो रहा है दवाने पे। क्यों, ये देखो इसमें कितना प्यार दिख रहा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको देखो आउटर से समझा दी कि यहाँ लोकेशन होती है, इनर से ऐसा हो गया किस तरीके से होता है। अब जैसे इसको दबाएंगे, क्यों सर कंप्रेस करने पे क्या होगा, क्योंकि जॉइंट्स हैं। अब जैसे कंप्रेस करेंगे तो वहां पर आप मूवमेंट करेंगे, और जैसे मूवमेंट करेंगे पेशेंट को अच्छा खासा पेन फील होगा, क्योंकि पेशेंट कंप्लीटली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट हो। तो क्या टेंडरनेस मिलेगी पीएसआईएस में और डीप ग्लूटियल रीजन में, क्योंकि ग्लूटियल रीजन आसपास सब धीरे धीरे करके इन्वॉल्वमेंट में, वहां की मसल्स वगैरह इन्वॉल्वमेंट में आ गई। इसी को टेस्ट बोलते हैं सैक्रोइलियक कंप्रेशन। डायरेक्ट साइड टू साइड कंप्रेशन ऑफ द पेल्विक मे कॉज पेन एट द सैक्रोइलियक जॉइंट। ये इस तरीके से दोनों रख के आप दोनों को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, किससे, थंब से। सपोज ये मैंने इस तरीके से हाथ लगाऊंगा, दबा के प्रेस करूंगा, ये मेरे हाथ इस तरीके से रहेंगे और दोनों ये मेरे किस पर रहेंगे, पीएसआईएस में, और मैं दबा के इस तरीके से करूंगा ऐसे। जैसे मैंने ये देखो, ये मैंने टच करे, ये दबा के अंदर की तरफ हाथों को ले जाऊंगा, देखो ये ले जा रहा है अंदर की तरफ इस तरीके से। इससे क्या होगा, मैं कर क्या रहा हूँ सर, मैं सेक्रोइलियक को दबा के वहां पर मैं दूर कर रहा हूँ, यानी मूवमेंट करा रहा हूँ उस जॉइंट पर दबा के, और इस तरीके से करके मैं मूवमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको खतरनाक पेन होगा, ये मूवमेंट करा रहा है। अब याद रखना इसके हर टेस्ट मूवमेंट पे ही होते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करा के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट कराने की कोशिश करते हो, जैसे ही मूवमेंट होता है पेशेंट को अच्छा खासा पेन फील होने लग जाता है। ये बहुत सुपरफिशियल टेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसलिए सुपरफिशियल टेस्ट है, ये इतना कंप्रेशन आपको थोड़े अच्छी खासी उस पर दिखेगा, एक मॉडरेट पे। अगर एक्यूट में तो और दूसरे टेस्ट बताता हूँ जहां पर आप बहुत अच्छे से मूवमेंट करवा पाओगे, है ना, बहुत अच्छे से मूवमेंट जिसमें पेशेंट भी इन्वॉल्व रहेगा अपने मूवमेंट कराने में, और डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ये पहले सैक्रोइलियक होता है, कौन सा, गैंसेल्स टेस्ट। ये क्या टेस्ट होता है, देखो इसको अभी देखो, पहले समझो। ये आपको एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं है कि दोनों जॉइंट्स में बराबर ही हो, किसी एक जॉइंट में ज्यादा हो सकता है, इसी के में किसी में कम भी हो सकता है। तो आपको तो कहो एक में बहुत ज्यादा दिख रहा है 900, एक में 10 ही दिख रहा है, तो आपको दोनों टेस्ट करने होते हैं। जैसे पीएसआईएस में कैसे टेस्ट करोगे, पहले किधर, जैसे आप दोनों दबाओगे तो बोलेगा सर राइट वाले में बहुत पेन हो रहा है, यानी राइट वाला बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में।
नहीं सर लेफ्ट वाले में हो रहा है, तो लेफ्ट वाला बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। ऐसे ही हर टेस्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, पहले इस वाले पहले राइट पे चेक कर लो, फिर लेफ्ट पे चेक कर लो। अगर आपको दोनों में पेन हो रहा है तो दोनों में है, और एक में हो रहा है तो एक ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। अब गैंसलर टेस्ट कैसे करते हैं? सपोज मैंने राइट वाले को मान लिया कि वो राइट वाला अफेक्ट है, अभी चलो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे राइट वाले को टेस्ट करना है। तो लेफ्ट वाला उसका कौन सा हो गया? मैंने ऐसा अजम्पशन करा कि उसका राइट खराब है, तो मैं राइट को टेस्ट करूंगा, तो लेफ्ट वाला उसका अपोजिट हो गया, नॉर्मल है। तो इसमें क्या करते हैं, जो लेफ्ट वाला होता है ना, उसका हिप और नी जो अपोजिट साइड, उसको उनको हम फ्लेक्स करते हैं। किसके लिए? पेल्विक को फिक्स करने के लिए। अभी वीडियो दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी समझो। पेल्विक को फिक्स करने के लिए। और जो सेकंड क्यों, और सेकंड वन को क्या करते हैं, जो जो जैसे मुझे राइट वाले को टेस्ट करना, तो लेफ्ट वाले को फिक्स करने के लिए मैंने उसके हिप और नी पर फ्लेक्शन करा दिया। और वहीं में लेफ्ट वाले पे क्या करा दूंगा, जो अफेक्टेड साइड है उस पर हाइपर एक्सटेंशन करा दूंगा ओवर द एज ऑफ टेबल। अब इसको पहले एक बार देखिए। ये जो लेग है ये अफेक्टेड, ये वाला जो है ये अफेक्टेड और ये नॉन अफेक्टेड, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है अफेक्टेड और अफेक्टेड क्या है, मगर हम एक अजम्पशन लगा लिया कि अगर हम इस राइट वाले को अफेक्टेड मान लेते हैं, इसको नॉन अफेक्टेड। अब दोनों की पोजीशन देखो, ठीक है। क्या करेंगे, पहले ये अफेक्टेड वाले की पोजीशन, मैंने क्या बोला था अफेक्टेड वाले के लिए लाइन, मैंने अफेक्टेड वाले के लिए आपके सामने एक लाइन रखी थी कि क्या करेंगे कि जो अफेक्टेड है उसको हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन ओवर द एज ऑफ टेबल। ये देखो क्या बोली थी, अफेक्टेड साइड इज हाइपर एक्सटेंडेड ओवर द एज ऑफ द टेबल। ये दिख रहा है, ये इसको हाइपर, क्योंकि अब जैसे ही ओवर द नीचे निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हिप में ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद करो, फील करो। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, इसको इस लेग को नीचे की तरफ ओवर द एज ऑफ द टेबल उसको नीचे गिरा दिया, लटका दिया उसको, एक तरीके से हैंग कर दिया। उससे क्या ऑटोमेटिक हिप पर आपके क्या हो गया सर, इससे पर ऑटोमेटिक हमारे फ्लैट एक्सटेंशन हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया। अब जो नॉन अफेक्टेड है उसका क्या करना है, नॉन अफेक्टेड में हम पढ़ के आए कि सर नॉन अफेक्टेड में मुझे नॉन अफेक्टेड में मैंने पढ़ा कि द हिप एंड नी जॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड आर फ्लेक्स्ड टू फिक्स द पेल्विक, यानी हिप और नी पर मुझे क्या दिखाना है, हिप और नी पर मुझे करना है इसका फ्लेक्शन। तो देखो ये हिप पर फ्लेक्शन कर दिया, ये नी पर फ्लेक्शन हो गया, दोनों पर हिप और नी पर फ्लेक्शन। इसने हिप और नी पे फ्लेक्शन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक हैंड से इसको सपोर्ट कर लूंगा, क्यों, क्योंकि इससे सपोर्ट करने से क्या होगा सर, इसको इसको अंदर की तरफ प्रेस करूंगा, इससे क्या होगा, जो इस साइड का जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो हो गया कंप्लीटली कैसा, फिक्स्ड, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। मगर और इस वाले को जो मैंने इधर टिल्ट कर दिया था नीचे के ऊपर, इसको करूंगा तो इस पे ये क्या है, इसको सैक्रोइलियक जॉइंट आपस में दूर दूर जाएंगे, इधर मूवमेंट होगा। तो जैसे ही मैं यहां करूंगा तो पेशेंट को कहां पेन फील होगा, आप खुद दिमाग लगाओ, कहां पेन फील होगा, इस वाले जॉइंट, क्योंकि ये दूर दूर जा रहा है। ये तो दूर जा नहीं रहा, इसको तो आपने फिक्स कर दिया, ये वाले को देखो, ये वाले में कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं। आपने इसको कंप्लीटली फिक्स कर दिया, तो इस सैक्रोइलियक में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें तो आप मूवमेंट करा रहे हो ना सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें मूवमेंट आपको। तो इसमें मूवमेंट दिखने की वजह से क्या होगा, आपको इसमें पेन फील होगा। तो क्या मैंने इसकी डेफिनेशन बोली थी, क्यों, अच्छा पेन फील क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप इसको टर्न करोगे तो एक रोटेशनल स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी एक फोर्स डेवलप होगा इस ज्वाइंट में, तो वहां पर आपको पेन फील होगा। यही हम देखो टेस्ट को पढ़ के आए थे, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि द हिप एंड नी जॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड, यानी जिसको आप नॉन अफेक्टेड मान रहे हो उसको फ्लेक्स कराओ, किसके लिए सर, पेल्विक को फिक्स करने के लिए।
और जो अफेक्टेड है उसके हिप जॉइंट को, एंड हिप जॉइंट ऑफ द अफेक्टेड साइड हाइपर एक्सटेंडेड ओवर द एज ऑफ द टेबल, तो उससे क्या होगा, देयर एक्सर्ट अ रोटेशनल स्ट्रेन ओवर द सैक्रोइलियक जॉइंट एंड गिव राइज टू पेन। अब इसको एक बार थोड़ा सा फिर से देख लो। ओवर द एज ऑफ द टेबल करा अफेक्टेड को, नॉन अफेक्टेड को हमने फ्लेक्शन करा हिप और नी पर। अब मैं क्या करूंगा, एक हाथ इस पर रखूंगा क्योंकि जिससे मैं फिक्स कर दूं, इसको मैंने कंप्लीटली फिक्स करा। अब दूसरे वाले से मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। क्यों फोर्स लगाऊंगा, जिससे जो जॉइंट्स है वो दूर दूर जाए। जैसे ही दूर दूर जाएंगे, अगर पेशेंट को सैक्रोइलियक में प्रॉब्लम होगी तो उसको खतरनाक पेन फील होगा। पहले इस वाले लेग से करें, फिर दूसरे में करें, ठीक है। फिर इससे पता चल जाएगा कि किस में कितनी तकलीफ है। ये था आपका कौन सा, गैंसलर्स टेस्ट। दूसरा स्ट्रेट लेग रेजिंग, तो आप जानते हैं क्या करेंगे पेशेंट को स्ट्रेट लेग रेजिंग में, कैसे, सिंपल सा सुपाइन में लिटाएंगे। सुपाइन में लिटाने के बाद क्या करेंगे, बस पेशेंट को कंप्लीटली इस तरीके से सुपाइन में लिटा के उसका उसके हिप और उसको क्या करेंगे, इस तरीके से फ्लेक्शन करवाएंगे। ये क्यों कर रहा है, इस वाले हाथ से क्या करा मैंने, सपोर्ट कर लिया नी के, नी पे मूवमेंट ना हो, दूसरे वाले को इस तरीके स्ट्रेट लेग रेजिंग। अब इससे भी क्या होगा, जैसे स्ट्रेट लेग रेजिंग करेंगे तो सैक्रोइलियक जॉइंट में मूवमेंट होगा। जैसे ही मूवमेंट होगा पेशेंट को पेन फील होगा। तो सबका एक ही गोल है, मूवमेंट कराना, ठीक है। बस अलग अलग है। ऐसे एक पंप हैंडल मूवमेंट है, पंप हैंडल मूवमेंट का यूट्यूब पर वीडियो नहीं है, इसको मैं आपको खुद समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कुछ नहीं करते, देखो पहले समझो। विद पेशेंट लाइन सुपाइन, सीधा लिटाया। सीधा लिटाने के बाद क्या होता था, एग्जामिनर फ्लेक्स हिज हिप एंड नी कंप्लीटली। मैं करूंगा एक को तो मैं स्ट्रेट रखूंगा। जिसको पहले मुझे टेस्ट करना है, सपोज मुझे इसको टेस्ट करना है, तो मैं इसको मालूम कैसे कर दूंगा, जैसे वाली पोजीशन देखी ना, कि मैं इसको जैसे अगर मेरा पैर है तो मैं इसको नी को फ्लेक्स कर दूंगा और हिप को भी फ्लेक्स कर दूंगा, ये वाली पोजीशन सेम। इससे जस्ट ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये इस पोजीशन में, ये जो गैंसलिंग टेस्ट में ये पोजीशन दिख रही है ना आपको, ये वाली पोजीशन में मैं जो जिसको मैं पहले टेस्ट करना चाह रहा हूं उसको इस पोजीशन में लेके आऊंगा। लेकिन इसमें दूसरे वाले लेग को हमेशा रखिए बिल्कुल रेस्ट पे रख देते हैं, टेबल के ऊपर बिल्कुल रेस्ट पे। अब इस लेग को मैं ऐसे रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, अब मैं इधर जाऊंगा, इस लेग को जब मैं इसे पकड़ूंगा ऐसे, और इसको अपोजिट शोल्डर पे, जैसे सपोज मेरा ये वाला लेग है इस साइड का, तो उसमें मैं इस तरीके से हिप और इस पे फ्लेक्शन कराऊंगा, और करा के अपोजिट इस वाले इधर लेके आऊंगा। जैसे बच्चों को नहीं कराते, जैसे अपन ऐसे पकड़ते हैं फिर उनको ऐसे ऊपर की तरफ, बच्चों को दोनों लेग ऐसे ऊपर की तरफ उनके चेस्ट से टच कराने की कोशिश करते हैं, सेम ऐसे ही इसमें एक को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दो, दूसरे को पकड़ के उसके अपोजिट शोल्डर पे, सेम पे नहीं, क्योंकि सेम पे करोगे तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, सेम पे तो इसमें हमने करा ही था, कोई मूवमेंट हुआ नहीं। एक को नॉर्मल छोड़ के इसको अपोजिट शोल्डर पे, इसको मैं क्या करूंगा, इधर से पकड़ के इसको अपोजिट इधर, और इधर जैसे ही करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जॉइंट्स दूर दूर जाएंगे, पेन फील। ऐसे दूसरे का करना है तो एक को नॉर्मल छोड़ दूंगा, दूसरे वाले को इस तरीके से पकड़ के उसको अपोजिट शोल्डर पे, यानी मैं राइट का कर रहा हूं तो उसे लेफ्ट शोल्डर पे ले जाऊंगा, या फिर लेफ्ट का टेस्ट कर रहा हूं तो उसे मैं राइट शोल्डर पे टच कराने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं उठा के अपन, क्योंकि पेशेंट खुद नहीं कर पाएगा, हमें करना है, हम पकड़ के टच कराएंगे, पेशेंट को खतरनाक फील होगा क्योंकि सैक्रोइलियक जॉइंट दूर दूर जा रहा है। क्लियर। अगला ये था पंप हैंडल टेस्ट। एक फ्लैचर टेस्ट, फ्लैचर टेस्ट तो देखो सर्वाइकल स्पाइन के लिए होता है, ये बहुत अपर लेवल का टेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब सर्वाइकल तक इन्वॉल्वमेंट में आ गई। कैसे पता करोगे सर सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट में आ गई, कुछ नहीं होता, सिंपल बेसिक लगाओ। क्या होगा, यहाँ का भी जो कर्व है ये भी लॉस होगा। अब लॉस होगा, कभी आपने चीज करी है, कभी भी बॉल से ऐसे टच होगा, जैसे सपोज मेरे पीछे वॉल है, ये मेरा हाथ, ये वॉल है, अब मैं टच करूंगा तो मैं नॉर्मली जैसे ही खड़ा होऊंगा, ये कभी ये अच्छा, ये आप भी ट्राई करो। ये बहुत कॉमन होता है सर्वाइकल पेन के लिए, सबके लिए होता है। जैसे ही आप टच होगे ना, एकदम देखो पैर बिल्कुल जमीन पर इस तरीके से होने चाहिए, बिल्कुल भी उठे नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं, टच बिल्कुल नॉर्मल, और एकदम आप वॉल से पीछे की तरफ चिपक जाइए। अब चिपक के क्या करिए, अब अपनी इस नेक को वॉल से टच करने की कोशिश करिए। मगर सबसे गोल्डन रूल, चिन ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप क्या करोगे,
नकल करने की कोशिश करोगे, आप टच तो नहीं कर पाओगे। जिनको तकलीफ है वो टच नहीं कर पाएंगे। देखो मैं ऐसे करूंगा तो मैं ऐसे पूरा पीछे अच्छे से टच करूंगा। जिनको नेक में पेन है, नेक में प्रॉब्लम, वो नहीं कर पाएंगे। आपको अगर नेक में तकलीफ है आप करो, आप नहीं कर पाओगे, दर्द होगा खतरनाक। जैसे टच करने जाओगे पेन होगा, तो वो क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे। कैसे चीटिंग करेंगे, वो ऐसे टच करने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे चिन चिन ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक हेड क्या पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है तो वो बॉल से टच होने की कोशिश करेगा। तो आप पकड़ लोगे अरे ये तो चीटिंग कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, चिन ऊपर मत करिए, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रखिए हेड को। और न्यूट्रल पोजीशन में रखने के बाद अब आप करके आप इसे टच करें। जैसे ही वो टच करने की कोशिश करेगा, खतरनाक सर्वाइकल, इसलिए ये बहुत कॉमन टेस्ट है। कोई भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल में पेन, कुछ भी सर्वाइकल के ऑटोमेटिक पेन लग जाता है। तो इसमें भी करवा लेते हैं। इसमें इसलिए करवाते हैं कि हम ये देख लेते हैं, अच्छा एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो पॉजिटिव निकल गया, मगर ये टेस्ट इसलिए करवाएंगे, ये देख लो ये कहां तक ऊपर पहुंच गया। तो लंबर से टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी लंबर का भी बताता हूं, थोरेसिक का भी बताता हूं, मैंने सर्वाइकल का पहले बता दिया। तो हम ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाते कहां ये देख लेते हैं इन्वॉल्वमेंट कहां तक पहुंच गया। तो अभी हमने सर्वाइकल का टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब थोरेसिक कैसे करेंगे सर, सर्वाइकल मैंने आपने बता दिया ऐसे करेंगे तो पेन होगा, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है सर्वाइकल में। थोरेसिक कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था, काइफोसिस हो गई। अब काइफोसिस होगी तो काइफोसिस तो दिखेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं पहले पूरी सांस छोड़ दो। पेशेंट को सांस छोड़ने के बाद पेशेंट बोलते हैं अब सांस इंस्पायर्ड करो। अब जैसे वो सांस अंदर फोर्सफुल सांस लो। अब जैसे मैं सांस लेता हूं आपको फील देखो, आपका चेस्ट ब्रॉड होता है, बोलते ना चाहे हिंदी बोलते ना छाती चौड़ी हो गई, चेस्ट ब्रॉड होता है। सांस लोगे तो चेस्ट एकदम फुल होगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो दोनों निप्पल होती है, दोनों निप्पल के बीच में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर से कम रह गया तो हम बोल देते हैं सर थोरेसिक भी इन्वॉल्वमेंट में आ गई। क्यों इन्वॉल्वमेंट में आ गई भैया, थोरेसिक वर्टिब्रा की जब वो मूवमेंट कर पाती है तभी तो आप चेस्ट एक्सपेंड कर पाते हो। जब वो उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है आप चेस्ट मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट, अगर उनका थोरेसिक इन्वॉल्वमेंट में आ गया उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि वो सर चेस्ट एक्सपेंड कर ही नहीं पाएंगे। पूरा आप दिमाग लगाओ, अगर आपकी थोरेसिक स्पाइन में काइफोसिस कर दूं मैं, ठीक है, और उनके जो मूवमेंट है जॉइंट्स का वो रेस्ट्रिक्ट कर दूं, अब मैं आपको बोलूं मूवमेंट करो, प्रॉपर नहीं कर पाओगे। और इसके टेस्ट कैसे करेंगे हम उसको बोलेंगे फोर्सफुल, पहले सांस सारी बाहर निकाल के फिर अंदर गहरी सांस भरो, जितनी भर सकते हो। जैसी भर लेगा उसको बोलेंगे रुको, सांस होल्ड करो। होल्ड करने का दोनों निप्पल से डिस्टेंस मेजर कर लो। ये क्या है 5 सेंटीमीटर से कम होगी। आप अपना मेजर करके देखो, आप अपने निप्पल से मेजर करके देखो तो 5 सेंटीमीटर से आपका ज्यादा निकलेगा। क्यों, क्योंकि आपका चेस्ट कंप्लीटली एक्सपेंड कर पा रहा है। और नहीं कर पा रहा है, अगर चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो तो मेजरली आपके लंग्स में या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, क्योंकि आपका चेस्ट एक्सपेंड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाहे तो थोरेसिक वाला पार्ट इन्वॉल्वमेंट में आ गया, या लंग इन्वॉल्वमेंट में आ गया, या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हजारों रीजन हो सकती है। तो ये अब जो टेस्ट आने वाले ना सेकेंडरी टेस्ट है, इससे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि इन्वॉल्वमेंट कहां से हो गया। बाकी ये टेस्ट आप किसी भी डिसीज में लगाते हैं ना, ये तो आपको अच्छा, ये टेस्ट तो आपको सिर्फ ये बता देगा कि अच्छा प्रॉब्लम है कि चेस्ट एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, 10 रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको ने पहले पता कर लिया कि अच्छा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके बाद कर रहे हैं तो आप ये बोल दो कि अच्छा ये नहीं कर पा रहा, तो अच्छा ठीक है सर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट में आ गया, थोरेसिक इन्वॉल्वमेंट में आ गया। तो अब ये दोनों आपको एक क्लीवर और फ्लैची टेस्ट में मैंने क्या बोला था, पेशेंट स्टैंड्स विद हिज हील एंड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड ट्राइज टू टच द वॉल, मगर विद द बैक ऑफ हिज हेड विदाउट रेजिंग द चिन। चीटिंग ना करे चिन उठा के, और वो टच नहीं कर पाएगा, उसको पेन होगा। तो इससे क्या पता है सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट में आ गई। थोरेसिक कैसे करना है, मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन करना है। क्या, पहले पूरी सांस निकलवा दो, फिर उससे बोलो डीप सांस लो और होल्ड कर लो। होल्ड करने के बाद एट अ लेवल ऑफ निप्पल आपको क्या डिस्टेंस मेजर करो दोनों निप्पल के बीच में। तो क्या, अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम हो रही है, इसका मतलब क्या कि चेस्ट कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। क्या रीजन है कि जो आपके कोस्टो वर्टिब्रा है, जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रा है, वो उसके जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट में आ गया और उनमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। सिंपल सा रीजन। अब आप बोलोगे सर फ्लैचे, ये तो बहुत कॉमन टेस्ट है, ये तो 10,000 चीजों में हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ ये बताएंगे आपको, ये नहीं देखो बार बार याद रखना, ये टेस्ट आपको फ्लैचे तो ये नहीं बताते कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो सर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सर टेस्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पंप हैंडल टेस्ट पढ़ चुके है ना, गैंसलिन्स पढ़ चुके, कंप्रेशन पढ़ चुके, एसएलआर पढ़ चुके, टेंडरनेस। उससे उसके बाद फिर आप वो अच्छा वो पॉजिटिव है, फिर आप क्या कराओगे, तो उसके बाद आप फिर वो डायग्नोस के लिए क्या करा दोगे, HLA-B27 का डायग्नोस टेस्ट करा दोगे। वो पॉजिटिव निकल आ गया, फिर आप ये टेस्ट करके ये पता कर लोगे अच्छा अच्छा आपने क्या थोरेसिक पे करा, ओके थोरेसिक एक्सपांड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब थोरेसिक इन्वॉल्वमेंट में आ गया।
अब फिर और ऊपर जाओ, सर्वाइकल का करा, अच्छा सर्वाइकल भी इन्वॉल्वमेंट में आते, तो ये क्या इन्वॉल्वमेंट बताएंगे। और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट में देखिएगा, मैंने बोला ना सब कुछ लगा दो, अब जितना पल्मोनरी में आपके लंग्स इन्वॉल्वमेंट में हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, आंख 25% पेशेंट्स आंखों भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है। आयरिटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द आइरिस हो जाए दिखने, क्योंकि पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। हार्ट इन्वॉल्वमेंट में आ गया, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो ये सीबीएस में आपका हार्ट इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा, ऑर्टिक इनकम्पिटेशन, हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, कंडक्शन डिफेक्ट और इन्फ्लामेशन ऑफ दी हार्ट मसल। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी कैसे आ सकता है, आप बिल्कुल दिमाग लगा सकते हो। स्पाइन इन्वॉल्वमेंट में आएगी कि न्यू की वर्टिब्रा, तो स्पाइन इन्वॉल्वमेंट में आएगी, C1 C2 इन्वॉल्वमेंट में आएगी, है ना। लंग्स इन्वॉल्वमेंट में आ गया, क्योंकि प्रॉपर चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने मेजर भी करा था। और सिस्टमिक में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा, क्योंकि बोन लॉस हो रही है। अमायोडिलिन होने सकता है, व्हाट इज अमायोडिलिन, अमायोडिलिन यानी एबनॉर्मली एबनॉर्मली अमायोलिड प्रोटीन, एक अमायोलिड प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर, जो एबनॉर्मली आपके हार्ट, किडनी और इन सब में एक्यूमुलेट होने लग जाती है ड्यू टू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या, देखो मेन तो स्पेन, अब मैं जो मैंने आपको टीचर पढ़ाया बस उसका रिवीजन कराना है। एक्सरे करा लो, है ना, पेल्विक का करा लोगे, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक व्यू, है ना, लंबर सबका क्या क्या दिखेगा, हेजीनेस दिखेगी। देखो देखो आपको दिखाऊंगा एक्सरे लंबर स्पाइन का। इस तरीके से, तो ये हेजीनेस दिखेगी, क्यों, क्योंकि ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं। जॉइंट स्पेस कम दिखेगा, क्यों, क्योंकि कार्टिलेज उनके बीच में होता है वो डिस्ट्रक्शन हो गया था, है ना, साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन, तो ये जॉइंट स्पेस कम दिखेगा, कार्टिलेज टूटी दिखेगी, ऑस्टियोफाइट्स डेवलप दिखेंगे। तो जो सारे हम पढ़ के आ रहे हैं बस वही लिखना है। हेजीनेस ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट, इर्रेगुलर सबकॉन्ड्रल इरोजन दिखेगा, है ना, स्क्लेरोसिस ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस, है ना, ये बोनी एंकुलाइजिंग, एंकुलाइजिंग यानी स्टिफनेस दिखेगी, कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट लिखेगी, जो बोन्स टूट गई थी तो वो सब दिखेंगी। सैक्रोइलियक जॉइंट स्पेस में वाइडनिंग दिखेगी, है ना, क्योंकि जो उनके क्यों वाइडनिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो बोन और ये बोन टूट जाएंगी तो गैप दिखेगा, और उन गैप में आपको ऑस्टियोफाइट्स फिल मिलेगा। ठीक है ना। और लंबर में क्या दिखेगी सर, लंबर में स्क्वायरिंग दिखेगी और बर्थडे। स्क्वायरिंग क्या होता है कि आपकी जो लंबर्स होती है ना वो इस तरीके से होती हैं। अब इनमें क्या थोड़ा सा सबके जो कॉर्नर्स होते हैं वो तब सबके थोड़े थोड़े क्या है, ये टूट जाते हैं, वियर एंड टियर, तो एकदम ये स्क्वायर जैसी हो जाती हैं, स्क्वायर जैसी, क्योंकि कॉर्नर से टूटने लग जाते हैं, अब एकदम वियर एंड टियर होने लग जाता है। तो स्क्वायरिंग ऑफ वर्टिब्रा, है ना, लंबर लॉर्डोसिस हम बात ही कर चुके हैं, लॉस दिखेंगी। ब्रिजिंग ऑस्टियोफाइट्स, ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने यही बोला था कि जॉइंट स्पेस के बीच में ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो एज अ ब्रिज का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उन्होंने गैप को बंद कर दिया, गैप को फिल कर दिया, जो मूवमेंट के लिए गैप होना चाहिए वो खत्म कर देते हैं वो, है ना। तो उसमें ऑस्टियोफाइट तो ब्रिजिंग का काम करते हैं, है बैम्बू स्पाइन एपियरेंस। तो ये सारा मैंने आपको, ये सब कुछ मैं आपको बैम्बू जितना था एक्सरे वाला, ये सब कुछ मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता रहा हूँ कि यही सब उसमें दिखना है। और सर क्या दिख सकता है, और सर कैल्सिफिकेशन दिख सकता है। कैल्सिफिकेशन यानी क्या, एबनॉर्मली सैक्रोइलियक जॉइंट के बीच में एबनॉर्मली बोनी एक्यूमुलेशन एंड एंडो क्या बोलते हैं, एंथिसोपैथी। एंथिसोपैथी का मतलब होता है ऑसिफिकेशन ऑफ लिगामेंट, जो एएलएल, ये दिखेगा कि दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एएलएल में क्या, ऑसिफिकेशन। एएलएल पढ़ के आए थे, उसी को बोलते हैं एंथिसोपैथी। एंथिसोपैथी भी दिखेगी, तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी बकायदा। तो ये सब हम इन सब की बात कर चुके थे। अदर्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, ईएसआर थोड़े से बड़े मिलेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब बॉडी में खुद की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बॉडी तो अपना डब्ल्यूबीसी और ये सब ईएसआर रेट बढ़ाएगी। हल्का सा कुछ पेशेंट में माइल्ड एनीमिया भी मिलता है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट HLA-B27 आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, आप उसका टेस्ट आप कराएंगे। सेकंड, क्या ट्रीटमेंट में क्या कराएंगे, नो स्पेसिफिक थेरेपीज अवेलेबल। कब से घंटे से बात कर रहे हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता कैसे उसका इलाज क्या होगा, कुछ नहीं,
1 घंटे से हम वही, तब से हम कंटिन्यूअसली वही चीज बोल रहे हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक थेरेपी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही काम है। एम इज टू कंट्रोल पेन एंड मेंटेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ जॉइंट मोबिलिटी। पेन को कंट्रोल रखो और ये देखते रहो, मूवमेंट कराते रहो, वरना जॉइंट मोबिलिटी का स्टिफनेस एक बार हो गई तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव मेथड में सिर्फ इसका कंजर्वेटिव मेथड है, पेन किलर खिलाओ, आप पेन कम करो, मूवमेंट कराते रहो, है ना। इंडोमेथासिन, फिजियोथेरेपी सारा का सारा मैं कंप्लीटली स्टार्टिंग फेज में, जो चैप्टर की स्टार्टिंग ही मैंने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से आपकी कंप्लीट करी थी कि किस तरीके से आपको करना है। तो प्रॉपर गाइडेंस, पोस्चर को की जो काइफोसिस हो रही है उसे ठीक करो, लंबर लॉर्डोसिस जो लॉस हो रहा है उसे ठीक करो, मैंगो स्पाइन हो रही है उसे सही करो, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है उन्हें करो। तो सब काम हम जो जितना हम पढ़ के आ चुके हैं बस उसे ही ठीक करना है। योगा और ऑपरेटिव में मैं आपको बता चुका हूँ, इज टू करेक्ट काइफोटिक डिफॉर्मिटी, ज्यादा होगी तो उसे ठीक करो, जॉइंट्स चिपक गए हैं तो ना रिप्लेसमेंट। क्योंकि ट्रीटमेंट वाला पार्ट मैंने कंप्लीटली आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था, उसके शुरुआत ही मैंने ट्रीटमेंट पार्ट से आपकी करी थी, ठीक है। ये सब कुछ हमारा था। दैट्स ऑल अबाउट फॉर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, ठीक है।